तो कल हमारा यूनियन बजट आ गया है। ये जो रिपोर्ट है ये पीआईबी की रिपोर्ट है और इसको दो भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 में कर्तव्यास के बारे में बात की गई है और पार्ट 2 में टैक्सेस के बारे में बात की है। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 देखने वाले हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने जो भी अपने कर्तव्यास के बारे में बताए हैं, ठीक है, उसको इसमें डाला गया है पार्ट 1 में, और हम पार्ट 1 ही कवर करेंगे। यहाँ पर गवर्नमेंट के 3 कर्तव्यास बताए गए हैं कि वो क्या क्या करने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और सेकंड में अपने लोगों के लिए वो क्या करने वाली है, उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए वो कौन कौन से कदम उठाने वाली है। और थर्ड द लास्ट, सबका साथ सबका विकास, इसके लिए, इस विज़न को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। अभी जो एस्टिमेट्स वगैरह हैं, एस्टिमेट रेवेन्यू और मतलब रिसिट्स और एक्सपेंडिचर वाली उसी वीडियो में हम कवर कर लेंगे। यहाँ पर ये टेबल दी गई है, हमें कौन कौन सी रिसिप्ट्स देखने को मिली और एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होने वाला है इस ईयर के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर में। तो जो फर्स्ट कर्तव्य है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 7 स्ट्रेटजीज़। उन्होंने 7 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ 7 स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने के लिए, जिसमें बायोफार्मा शक्ति यानी कि स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एंड एडवांसमेंट थ्रू द नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। गवर्नमेंट ने इसके लिए बजट दिया है 10,000 करोड़ का फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर टू द डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के यहाँ पर फार्मा की बात हो रही है, यानी कि आप समझ सकते हो कि टैबलेट्स वगैरह बनाने की बात हो रही है, ठीक है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है वो है 10,000 करोड़, ठीक है। और यह आप याद रखोगे, ये जो शक्ति है बायोफार्मा शक्ति, ये जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इसकी आप डेफिनेशन भी याद रख लेंगे, क्योंकि इस तरीके की शॉर्ट में आ जाते हैं 1 मार्क में क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट मिशन दिया गया है गवर्नमेंट का वो है इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन 2.0। ये पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो लॉन्च कर दिया गया था, अब इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है। टू लॉन्च प्रोड्यूस इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स डिज़ाइंड फुल स्टैक इंडियन आईपी। देखो सेमीकंडक्टर्स जो यूज़ होते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनरी में यूज़ होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हो सके। पहले हम क्या करते थे, सेमीकंडक्टर्स बाहर से ख़रीद के लेके आते थे, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं। तो इसके लिए मिशन लॉन्च किया गया था, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है। जो थर्ड पार्ट है इसका वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। देखो भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, असेंबलिंग होती है। हम क्या करते हैं, बाहर से चीज़ें खरीद के लाते हैं और उसको ला करके, यानी कि पार्ट्स हम बाहर से खरीदते हैं और वहाँ से खरीदने के बाद में इंडिया के अंदर उसको असेंबल करते हैं, ठीक है। असेंबल करने के बाद में हम उसको मार्केट में बेचते हैं। तो भारत के अंदर ही क्या कर रहे हैं, ऐसे कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए जा सके ताकि हम क्या हो जाएं, सेल्फ सस्टेन हो जाएं, हमें बाहर से ये प्रोडक्ट्स ना खरीदने पड़े, ठीक है। भारत के अंदर भी क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। अब जो फोर्थ है वो क्या है, डेडिकेटेड टू द रेयर अर्थ कॉरिडोर्स टू बी एस्टेब्लिश, यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल। पहली बार तो रेयर अर्थ मटेरियल होते क्या है, इसके लिए अलग वीडियो हो जाएगी। जब आप अपनी एलिमेंट्स वाली टेबल देखते हैं तो उसमें ना नीचे लास्ट में कुछ 2 लाइन में कुछ अलग अलग वो दिए होते हैं एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को हम रेयर अर्थ मटेरियल में डालते हैं, क्योंकि देखो ये होते तो बहुत सारी कंट्रीज़ में, लेकिन उनको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनको रेयर अर्थ मटेरियल कहा जाता है। इंडिया के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल देखने को मिलते हैं, तो उनके लिए कॉरिडोर्स इस्टेब्लिश करने की बात की गई टू सपोर्ट द मिनरल रिच स्टेट्स ऑफ ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। इनकी माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इस्टेब्लिश किए जाएंगे रेयर अर्थ मटेरियल कॉरिडोर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट टू लॉन्च द स्कीम टू सपोर्ट द स्टेट्स एस्टेब्लिशिंग 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स, ठीक है। केमिकल पार्क्स बनाने की बात की गई है इंडिया के अंदर में। इनका जो मतलब होता है वो इस तरीके से आप ले सकते हो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की होगी, जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग अदर कंपनीज़ में, ठीक है, अदर फैक्ट्रीज़ में जो यूज़ होते हैं, उनके लिए उनका रॉ मटेरियल तैयार करना, उससे रिलेटेड है ये।
अब नेक्स्ट क्या है, कैपिटल गुड्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाना। इसमें क्या आ जाएगा, हाईटेक रूम्स बनाए जाएंगे, ठीक है, CPSC सेंटर्स में, और इसके लिए दो लोकेशंस डिजिटली एनेबल टू ऑटोमेटिक सर्विसेज ब्यूरोज दैट लोकली डिज़ाइन टेस्ट मैन्युफैक्चर एंड हाई प्रिसिजन कंपोनेंट्स एट अ स्केल एंड लोअर कॉस्ट। तो यहाँ पर हाईटेक रूम्स बनाए जाएंगे सो दैट हमारा जो यूथ है उसको भी क्या किया जा सके, टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जा सके। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 2010 के बाद में जो बच्चे पैदा हुए हैं और जो उनसे पहले हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ पर एकदम से टेक्नोलॉजी का जो बूम हुआ है, इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए इस तरीके के रूम्स बनाए जाएंगे ताकि जो बच्चे हैं वो भी क्या कर सकें, टेक्नोलॉजी के साथ में अलाइन कर सके खुद को। अब जो नेक्स्ट स्कीम है वो क्या है, स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स। यानी कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन में देखो, अब इंडिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है ना, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि बड़े बड़े ब्रिज बनाए जाते हैं वो ढह जाते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब वो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स के ऊपर भी ध्यान दे रही है। टू बी इंट्रोड्यूस एंड स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई वैल्यू एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड CIE, यानी कि कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स, यानी कि भारत के अंदर ये सब बनाए जाएंगे। हमें भारत से चीज़ें खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं होगी, हम न्यू टेक्नोलॉजी यहीं पर अपनी बनाएंगे और अपने ही देश में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। देखो, जब भी अपने देश में हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सामान ना बड़े बड़े कंटेनर्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, और ये कंटेनर्स हम बाहर से खरीदते हैं, तो देश के अंदर ही इनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर अनाउंस्ड। अब इसके अंदर क्या है, देखो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, नेशनल फाइबर स्कीम इसके अंदर लॉन्च की गई है। देखो, रिलायंस इन द नेचुरल फाइबर्स लाइक सिल्क, वूल एंड जूट, मैन मेड फाइबर्स, न्यू एज फाइबर्स, इसमें हम क्या करेंगे, इनके प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे कि सिल्क, वूल, जूट ये सब भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किए जाए, हमें ये बाहर से खरीदने ना पड़े। क्योंकि एंशियंट टाइम में भी इंडिया क्या था, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री होता था। सेकंड पॉइंट क्या है, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। यानी कि अगर ये भारत के अंदर ये सब हम उगा भी रहे हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनको लेकर इनसे टेक्सटाइल्स बनाने वाली जो पार्ट होगा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट होगा, उसमें लोगों को कैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे, इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। टू मॉडर्नाइज द ट्रेडिशनल क्लस्टर विद कैपिटल सपोर्ट फॉर मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड अपग्रेडेशन, कॉमन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट सेंटर्स, ठीक है। इस तरीके से नए नए सेंटर्स बनाएंगे ताकि क्या हो जाए, हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल होगा उसको हम बाहर भेजने की जगह हम यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट दुनिया के अंदर सप्लाई करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे, जैसे कि अभी जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज। क्योंकि महात्मा गांधी का एक विज़न था कि अपनी जो सारी इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए ना, वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, गांव से शुरू होनी चाहिए, विलेज हब हो जाएंगे। अगर हम विलेज को क्या मॉडर्नाइज कर देंगे ना, तो अपना पूरा देश क्या हो जाएगा, मॉडर्नाइज हो जाएगा। तो उन्हीं के विज़न को, ग्राम स्वराज का जो विज़न था, उसी को लेकर के इनिशिएटिव शुरू किया गया, तो स्ट्रेंथन द खादी हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। अब नेक्स्ट क्या है, इनिशिएटिव टू हेल्प द ग्लोबल मार्केट लिंकेज। यानी कि फिर अगर हम यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसको ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक करना है, ताकि क्या हो जाए, जो मैन्युफैक्चरर्स इनको भी फ़ायदा मिले, ठीक है। विल स्ट्रीमलाइन एंड सपोर्ट ट्रेनिंग, स्किलिंग, क्वालिटी ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है रिजर्वेशन लिगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या क्या किया गया, स्कीम टू रिवाइव 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, 200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को रिवाइव करने की बात करी गई है। तो गवर्नमेंट ने फॉर क्रिएटिंग चैम्पियंस SME एंड सपोर्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेज डेडिकेट किए हैं 10,000 करोड़ SME फंड टू बी इंट्रोड्यूस टू क्रिएट फ्यूचर चैम्पियंस एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड टू बी एलोकेटेड टू एडिशनल 2,000 करोड़ टू कंटिन्यू सपोर्ट टू माइक्रो एंटरप्राइजेज। यानी कि देखो, 10,000 करोड़ का फंड तो उनको डेडिकेट कर ही दिया गया है, इसके साथ में 2,000 करोड़ का एक और फंड भी बनाया गया है टू मेंटेन देयर एसेस रिस्क कैपिटल। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इनके लिए कुछ गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए हैं, जैसे कि ICAI, ICSI, ICMAI टू डिज़ाइन शॉर्ट टर्म मॉलिक्यूलर कोर्सेज एंड प्रैक्टिकल टूल्स। जब भी कोई SME बनाई जा रही है, ठीक है, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बनाई जा रही है या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेज बनाई जा रही है, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्मॉल कोर्सेज टूल्स भी शुरू करे हैं, ठीक है, इन सभी इंस्टीट्यूशंस के अंडर में।
नेक्स्ट है डिलीवरिंग अ पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब देखो हम कैपिटल बनाते हैं ना किसी भी चीज़ को, जैसे कि गवर्नमेंट कोई चीज़ बना रही है उसके ऊपर में क्या कर रही है, उससे उनको ना रेवेन्यू भी जनरेट होता है। जैसे कि अगर रेलवे बनाए तो उनसे उनको रेवेन्यू भी मिलेगा। ओके, टू बी इंक्रीज टू 12.2 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट टू बी सेट अप एन इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया है जो काम क्या करेगा, टू स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक डेवलपर्स रिगार्डिंग द रिस्क ड्यूरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। मान लो कोई प्राइवेट कंपनी यहाँ पे आकर के कोई भी कैपिटल बना रही है, ठीक है, कैपिटल में इन्वेस्ट कर रही है, तो उनका कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए, यानी कि उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड भी बनाया है, ताकि उनको इस बात का डर ना हो कि उनका पैसा भारत में आकर के डूब जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, रियल एस्टेट ऑफ CPSE एंड थ्रू दिस ऑफ डेडिकेटेड REITs एंड एनवायरमेंटली सस्टेन मूवमेंट्स ऑफ कार्गो। ठीक है, यानी कि क्या करिए गवर्नमेंट, भारत के अंदर क्या हो जाए, जब भी कोई कार्गो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक चीज़ और भी इंट्रोड्यूस की है, वो है न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स टू बी एस्टेब्लिश कनेक्टिंग दनकुनी इन द ईस्ट टू द सूरत इन द वेस्ट। यानी कि एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाएगा ईस्ट से लेकर के वेस्ट के बीच में, जहाँ पर अपना जो कार्गो है, यानी कि सामान का एक बंडल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से पहुँचाया जा सके। ठीक है, बीच में ऐसा ना हो कि किसी ने लूट लिया, ख़राब हो गया, फिर टूट फूट गया हो। ठीक है, ऐसा ही भी अब गवर्नमेंट ने एक चीज़ और भी की है, कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए यहाँ पर वाटरवेज, यानी कि 20 अलग और नए वाटरवेज बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर में इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाए जाएंगे रीजनल एरियाज़ में, एंड शिप रिपेयर इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर जैसे हम बाहर से लाकर क्या करते हैं, यहाँ पर ना अपने भारत के अंदर क्या करते हैं, दूसरे देश ला करके डंप कर देते हैं उनका टूटा फूटा सामान, और उसको हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, उसको रिसाइकिल करने की एंड रीयूज़ करने की कोशिश करते हैं। बट अपन क्या करेंगे, हम शिप रिपेयरिंग इकोसिस्टम तो बनाएंगे, लेकिन शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर, वाराणसी एंड पटना में। अब नेक्स्ट क्या है, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में क्या हो जाएगा, कार्गो प्रमोशन, यानी कि पहले भारत के अंदर क्या हो रहा था, भारत के अंदर पहले क्या हो रहा था, कार्गो प्रमोशन, मतलब भारत के अंदर क्या कर रहे थे, पहले ऐसा एरिया नहीं था कि हम डायरेक्टली ला करके यहाँ पे कार्गो को उतार सकते थे। हम पहले क्या करते थे, श्रीलंका के पोर्ट पर उस कार्गो को उतारते थे और उसके बाद में उसे अपने भारत देश के अंदर लाते थे छोटे छोटे नाव में भर के। लेकिन अब क्या करेंगे, कोस्टल एरियाज़ में ऐसे पोर्ट्स भी डेवलप करेंगे जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज़ में कार्गो उतारने में हमें परेशानी ना हो। ठीक है, फॉर इंसेंटिव्स, और जोड़ा जाएगा उसको किससे, रेल और रोड के थ्रू। यानी कि मान लो यहाँ पर एक पोर्ट बना दिया है, वहाँ पर हम कार्गो उतारेंगे और यहाँ से रेलवे नेटवर्क एंड रोड नेटवर्क कनेक्ट किए जाएंगे, ताकि उसे भारत के हिंटरलैंड्स में भी पहुँचाया जा सके। ओके, किया गया है द शेयर ऑफ इनलैंड वाटरवेज एंड कोस्टल वाटरवेज कोस्टल शिपिंग इज 6% to 12% बाई 2047। इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। क्या इनका जो विज़न है वो क्या है, तो गवर्नमेंट ने ये विज़न रखा है कि अभी जो हमारा 6% की शिपिंग होती है उसको 12% तक पहुंचाया जा सकेगा। तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देने की कोशिश की कि मैन्युफैक्चर ऑफ सी प्लेन्स टू एनहांस लास्ट माइल रिमोट कनेक्टिविटी एंड प्रमोट टूरिज्म, यानी कि भारत के हर एक कोने तक उनको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि हर एक रिमोट एरिया तक इसको कनेक्ट किया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी और इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अब नेक्स्ट है सी प्लेन्स VGF स्कीम लॉन्च की गई टू इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन लॉन्च करेंगे उनको भी सपोर्ट करेगी। लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ देने की बात करी गई, अनाउंस कर दिया कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ के लिए, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूटिलाइज़ करेगी ताकि क्या हो जाए, हमारे यहाँ से कार्बन ज़्यादा जनरेट ना हो। ठीक है, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट किया है। जैसे कि हमें पता है कि ग्रीन एनर्जी को लेकर के गवर्नमेंट पहले से ही बहुत ध्यान दे रही है, जिसमें कि एथेनॉल ब्लेंडिंग शामिल है। इसके अलावा हाइड्रोजन से बैटरी चलाने वाला जो काम था वो भी, इनमें बहुत सारी चीज़ों को हमने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। हमने बहुत ही ज़्यादा अपनी जो थर्मल एनर्जीज़ को शिफ्ट किया, हमने थर्मल एनर्जी को, हमारी थर्मल एनर्जी वाले टॉपिक को कहाँ शिफ्ट कर दिया है, ग्रीन एनर्जी की तरफ
शिफ्ट कर दिया है। अब आते हैं जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सभी परेशान है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें शिफ्ट करने की कोशिश करिए। जैसे कि एथेनॉल ब्लेंडिंग को हम देख सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बैटरीज को भी हम ध्यान में रखते हैं, लिथियम बैटरीज भी जैसे इंट्रोड्यूस की गई थी। इस तरीके की जो इनिशिएटिव पहले गवर्नमेंट ने लिए थे, उन्हीं का एक फर्दर स्टेप है कि कार्बन कैप्चरिंग के लिए गवर्नमेंट ने न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट में भी पैसा खर्च किया जाएगा, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट सिटी इकोनॉमिक रीजन्स। जैसे गवर्नमेंट ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाने का वादा किया है बिटवीन सिटीज़ एज ग्रोथ कनेक्टर्स। जैसे कि अलग अलग सिटीज़ को कनेक्ट करने वाले कनेक्टर्स ये कहे जाएंगे, जैसे कि मुंबई और पुणे के बीच में, पुणे हैदराबाद के बीच में, हैदराबाद एंड बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी एंड वाराणसी टू सिलीगुड़ी। ये सभी 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे देश के अंदर। इनसे क्या हो जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, टाइम कम होगा, टूरिज्म बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ें न्यू मतलब इसकी वजह से हमारे क्या होगा, ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट टू बी सेट अप अ हाई लेवल कमेटी ऑन द बैंकिंग फॉर द विकसित भारत के लिए हम बैंकिंग पे भी, गवर्नमेंट बैंकिंग पे भी ध्यान देने वाली है। जैसे कि लोन्स ईजिली प्रोवाइड हो जाएं, जैसे कि इंश्योरेंस को, अभी क्या कहते हैं उन्होंने, इंश्योरेंस को 100% पे पहुँचा दिया, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए उन्होंने क्या किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इंश्योरेंस करवाए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सभी लोग बैंकिंग से जुड़ पाएंगे, ठीक है, उनके लिए भी इजी लोन प्रोवाइड हो सकेंगे। एंड नेक्स्ट ईयर, गवर्नमेंट टू रीस्ट्रक्चर द पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। यानी कि अब क्या हो जाएगा, रूरल एरियाज़ में भी जैसे कि हमें पता है कि 100% तो इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिल गया था रूरल एरियाज़ में, लेकिन अभी भी देखो, ये 100% किसी एरिया की ये बात नहीं होती कि ये ओवरऑल परसेंटेज होता है, लेकिन बाकी जो एरियाज़ बचे उनके में भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन पहुँचाने की कोशिश की जाए टू अचीव द स्किल एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी इन द पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। यानी कि अब जैसे मान लो अगर सभी एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, ट्रांसपोर्ट का अच्छा मतलब ट्रांसपोर्ट की अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट जैसे कि PSUs को भी अपने हेडक्वार्टर्स लगाने के लिए अच्छा जगह मिल जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, उनका भी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, उनमें भी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन टू अचीव एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी इन द PSUs। अब नेक्स्ट क्या, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नोट डेट इंस्ट्रूमेंट्स rules is proposed to create a more complementary user friendly framework for foreign investment and consistent with the India's evolving economic priorities। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यहाँ पे रिव्यू करी जाएगी, उनके लिए जो रूल्स बनाए गए थे उनको क्या किया जाएगा, यूज़र फ्रेंडली बनाया जाएगा, उनको थोड़ा सा लूज़ किया जाएगा, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको भारत में आकर के इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब म्यूनसिपल जो बॉन्ड्स हैं उनके लिए 100 करोड़ का सिंगल बॉन्ड इशुएंस फॉर मोर देन 1000 करोड़। यानी कि अब क्या कर सकती हैं, जो अपनी म्यूनसिपैलिटीज़ थी वो पहले जो बॉन्ड्स, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ अपना जो फंड्स निकालती है वो बॉन्ड्स के थ्रू भी निकालती है, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उन्हें ये कहा है, उनको ये छूट दे दी गई है कि वो क्या करेंगे, 10,000 करोड़ तक के सिंगल बॉन्ड इशू कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, म्यूनसिपैलिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू यानी कि ज़्यादा पैसा प्रोवाइड हो जाएगा अपनी सिटीज़ को डेवलप करने के लिए। उनका जो सेकंड कर्तव्य है वो क्या है, फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल एंड बिल्ड कैपेसिटी ऑफ पीपल। यानी कि लोगों के लिए अब गवर्नमेंट कौन कौन से काम करे, उसके अंदर एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइजेज शामिल। हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ प्रोफेशनल फॉर विकसित भारत, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बनाना, ठीक है, ह्यूमन को रिसोर्स की तरह बनाना। इसके अंदर क्या गया है, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर अलाइड हेल्थ professionals to be upgraded to new AHP institutions to be established in private and government sectors। यानी कि अभी देखो हमारे यहाँ पे ना हेल्थ की जो अभी सभी पहले गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो लोग हैं उनके लिए ना गवर्नमेंट की अवेलेबिलिटी हो, यानी कि सभी लोगों के पास में क्या हो जाए, गवर्नमेंट की मतलब हॉस्पिटल्स की और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उन्हें देखने को मिल जाए। जैसे कि जो क्राइटेरिया है कि 1000 पीपल पे एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। अपने भारत के अंदर क्या है, 1400 से 1500 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर देखने को मिलता है, तो इसलिए वो क्या करें कि हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल हों, इसलिए हेल्थ प्रोफेशनल्स अपग्रेड करने की बात करी गई है। 10,000 अलाइड प्रोफेशनल्स को क्या किया जाएगा, 5 साल के अंदर में
इंक्लूड किया जाएगा। अब 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे टू प्रोमोट इंडिया एज अ हब फॉर मेडिकल टूरिज्म। देखो हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसका रीज़न पता है क्या है? बाहर देश से लोग हमारे यहाँ पे इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि भारत के अंदर ना इलाज सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो हमारे यहाँ पे जो मेडिकल टूरिज्म है उसको और अच्छा बनाने के लिए 5 रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाएंगे। आयुष में क्या किया गया है? 3 न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेदा इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ओके, इनकी लोकेशन अभी बताई नहीं गई है, लोकेशन वेरी कर सकती है, जब ये न्यूज़ में आएंगे तब इनको डिस्कस किया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री के लिए तो गवर्नमेंट अप टू स्केल अवेलेबिलिटी ऑफ वेटरनरी हॉस्पिटल्स, ठीक है, प्रोफेशनल बाय मोर देन 20,000, यानी कि जानवरों के लिए जो डॉक्टर होते हैं उनकी भी रिक्रूटमेंट की जाएगी अराउंड 20,000 से ज़्यादा। ओके, और लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेटरनरी एंड पैरा वेट कॉलेजेस, यानी कि कॉलेज बनाए जाएंगे उनके उन हॉस्पिटल्स के लिए, लैबोरेटरीज़ के लिए भी पैसा दिया जाएगा। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? इसको आप स्टार मार्क करेंगे। देखो क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड होती है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई, जो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में। प्रोवाइड सपोर्ट इन सेटिंग अप विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक कंटेंट लैब्स इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या किया जाएगा? देखो ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये अब इन टेक्नोलॉजीज़ का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, लेकिन अभी जो लैब्स हैं वो कहाँ भी क्रिएट किए जाएंगे? स्कूल्स एंड कॉलेज, यानी कि सब एज अ सब्जेक्ट के तरीके से स्कूल में सिखाए जाएंगे कि कैसे कंटेंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशन क्या है? मतलब एजुकेशन के सेक्टर में गवर्नमेंट क्या काम करने वाली है? तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स टू बी क्रिएटेड इन द विसिनिटी ऑफ अ मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स थ्रू द चैलेंज रूट, यानी कि 5 यूनिवर्सिटी के टाउनशिप बनाए जाएंगे थ्रू VGF कैपिटल स्पोर्ट 1 गर्ल्स हॉस्टल इन एस्टेब्लिशिंग एवरी डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में करीब करीब एक गर्ल हॉस्टल तो होगा ही होगा, जहाँ पे उनको क्या सिखाया जाएगा? उनकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब नेक्स्ट है टूरिज्म में गवर्नमेंट क्या करेगी? तो टूरिज्म में नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी टू बी अपग्रेडेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी, यानी कि गवर्नमेंट क्या करी है? यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी टू बी अपग्रेडेड, यानी कि भारत के अंदर जो होटल मैनेजमेंट है और कैटरिंग की जो टेक्नोलॉजी उसको अपग्रेड किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? उसको किस लेवल तक अपग्रेड किया जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी, यानी कि हॉस्पिटल क्या होती है? किसी का आदर सत्कार करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है पायलट स्कीम फॉर अपस्किलिंग 100 गाइड्स 10,000 गाइड्स टू इन 20 टूरिस्ट साइट्स। A pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 tourist sites announced through a standardized high quality 12-week training course in a hybrid mode collaboration with the IIM। अब क्या कर रहे हैं? यहाँ पर किनको ट्रेन किया जाएगा? देखो 12 वीक की ट्रेनिंग दी जाएगी किसी टूरिस्ट गाइडर्स को, ठीक है, 10,000 गाइड्स को दी जाएगी, ताकि जब भी कोई टूरिस्ट भारत के अंदर घूमने आए तो अच्छे से टूरिस्ट को क्या बता सके, किसी भी साइट की उनकी लोकेशन हिस्ट्री के बारे में उनको अच्छे से बता सके, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं ना वो और भी ज़्यादा हमारे देश को प्रमोट करेंगे। हमारे देश की जो टूरिस्ट हैं वो क्या करते हैं? हमारे देश की हिस्ट्री बताने का काम करते हैं इन विजिटर्स को या फिर इन टूरिस्ट को। तो जो टूरिस्ट हमारे देश में घूमने आते हैं ना, फिर वो हमारे देश की ग्लोरी को एडमायर करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? गाइड्स को भी क्या किया जाएगा? प्रमोट, उनको भी क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग किया, उनकी भी ट्रेनिंग की जाएगी, उनको भी ट्रेन किया जाएगा ताकि वो हमारे देश की हिस्ट्री को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। अ नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाया जाएगा टू डिजिटली डॉक्यूमेंट ऑल प्लेसेस सिग्निफिकेंस कल्चर स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज, यानी किसी भी जगह के हेरिटेज को, कल्चर स्पिरिचुअल उनकी जो नॉलेज होती है ना, जो भी उनकी नॉलेज होती है उनको क्या किया जाए? डिजिटली भी अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि लोग किसी भी प्लेस के बारे में पढ़ सके, जान सके, किसी भी हेरिटेज साइट के बारे में लोग जान सके। इसलिए क्या किया जाएगा? नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई सेंटर बनाया जाएगा, ये क्या है? ऐप बनाई जाएगी या फिर कोई भाई साइट बना दी, उसके ऊपर जाकर के लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो हेरिटेज कल्चरल टूरिज्म के लिए क्या किया गया? तो 15 आर्कियोलॉजिकल जो साइट है जिसके अंदर लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और आदि चुन्नूर जो है, सारनाथ, हस्तिनापुर, ले पैलेसेस जो है डेवलप्ड इनटू वाइब्रेंट एक्सपेरिएंशियल कल्चर डेस्टिनेशंस की तरह इनको बनाया जाएगा ताकि लोग यहाँ पर भी घूमने जाए। देखो लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये किससे रिलेटेड हैं? ये साइट्स हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड हैं, ये न्यूलिथिक साइट्स हो गई हैं। सारनाथ किससे रिलेटेड है? बुद्धिज़्म से। हस्तिनापुर हमारा महाभारत से रिलेटेड है। ले प्लेस घूमने वाली जो जगह है उनको क्या किया जाएगा? अच्छे कल्चरल डेस्टिनेशंस की तरह, यानी कि टूरिस्ट हब की तरह इनको प्रोमोट किया जाएगा, बनाया जाएगा, इनका ध्यान रखा जाएगा। अब जो स्पोर्ट्स के फील्ड में गवर्नमेंट ने क्या किया है? जो खेलो इंडिया मिशन है जो लॉन्च किया गया था उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया मिशन में क्या किया है भाई? देखो यहाँ पर गवर्नमेंट
स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने फंड अलोकेट किया है। अब जो थर्ड कर्तव्य है गवर्नमेंट को वो क्या है, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास रिक्वायर्स टारगेटेड एफर्ट्स इन द फॉलोइंग 4 एरियाज़, यानी कि 4 एरियाज़ में सबका साथ सबका विकास जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि सबके साथ सबका विकास को लेकर के गवर्नमेंट ने कौन से चार बातें कही, यानी 4 एरियाज़ को डिस्कस किया है जहाँ पर सबका साथ सबका विकास टारगेटेडली किया जाएगा। तो फर्स्ट है इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम, यानी कि फार्मर्स की इनकम कैसे इंक्रीज़ किया जाए, जैसे कि न्यू इनिशिएटिव्स विल बी टेकन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रेजर्वर्स एंड अमृत सरोवर्स, यानी कि इरीगेशन को देखो फार्मर की इनकम कैसे बढ़ेगी जब उनको इरीगेशन अच्छी मिलेगी। तो इरीगेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेजर्वोयर्स बनाएगी और कैनाल सिस्टम को अच्छे से मतलब उनको अपग्रेड करेगी इस तरीके से। तो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर गवर्नमेंट क्या करेगी, हाई वैल्यू क्रॉप्स को सपोर्ट करेगी, जैसे कोकोनट, सैंडलवुड, कोको, कैशू। देखो इनसे क्या होता है, गवर्नमेंट के साथ साथ फार्मर्स की इनकम अच्छी हो जाती है। कोकोनट प्रमोशन स्कीम भी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया, टू बी लॉन्च टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एनहेंस प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कोकोनट लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं और इनकी वैल्यू ना छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा होती है। जैसे कैशू महंगे मिलते हैं, कोको महंगा मिलता है, सैंडलवुड हो गया, कोकोनट हो गया, इनसे क्या हो जाएगा, उनकी फसलें कम भी हो गया तो भी एग्रीकल्चरिस्ट को या फिर फार्मर्स को अच्छा खासा रेवेन्यू, उनका जो अच्छा खासा हो जाए, इनकम अच्छी खासी हो जाया करेगी, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अब भारत विस्तार क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एसेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, गवर्नमेंट टू लॉन्च भारत विस्तार अ मल्टीलिंगुअल AI टूल। ठीक है, ये क्या है, विस्तार, भारत विस्तार है एक मल्टीलिंगुअल AI टूल टू इंटीग्रेट AI एग्री स्टैक पोर्टल्स एंड ICAR पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विद AI सिस्टम, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करिए, एक ऐसा भारत विस्तार लॉन्च करिए जो क्या करेगा, AI टूल है, ये AI टूल है जो अलग अलग पोर्टल्स को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ में जोड़ता है। अब दिव्यांगन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कर सकती है, तो दिव्यांगन जो कौशल योजना, इसके अंडर में क्या हो जाएगा, दिव्यांगन टू ऑफर टास्क ओरिएंटेड एंड प्रोग्रेस ड्राइवन रोल्स, यानी कि इनको भी क्या हो जाएगा, जॉब्स मिलेगी। एविजेसी सेक्टर्स, IT में, हॉस्पिटलिटी एंड फूड बेवरेजेस सेक्टर्स में भी इनको क्या हो जाएगा, इनको टास्क ओरिएंटेड ऑफर्स एंड प्रोग्रेस ड्राइवन रोल्स प्रोवाइड करे जाएंगे। नेक्स्ट, कमेटी फॉर मेंटल हेल्थ। देखो आज के टाइम में मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितनी ही इम्पोर्टेंट है, पहले लोग नहीं मानते थे कि पागल होना क्या होता है या फिर ट्रॉमा क्या होता है, इस तरीके की मेंटल हेल्थ को पहले इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, लेकिन आजकल जो मेंटल हेल्थ है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने क्या करने वाली, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए 2 निमहंस के सेंटर्स ओपन करने वाले। निमहंस क्या होता है, नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, पूरी डेफिनेशन होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। तो ऐसे 2 सेंटर्स जो गवर्नमेंट ने पहले लगाए थे उनको अपग्रेड करने रांची और, तो इन दोनों सेंटर्स को क्या किया जाएगा, यानी कि जो रांची और तेजपुर में निमहंस के जो सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और इसको प्रोमोट भी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन पूर्वोदय स्टेट्स, यानी कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर कौन सा फोकस गवर्नमेंट देने वाली है। टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे विद अ कनेक्टेड नोड विद दुर्गापुरा। दुर्गापुरा कहाँ पर है, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो अपने ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेगी। दुर्गापुर यानी कि जो वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ में कनेक्ट करेगी। एंड 5 टूरिज्म डेस्टिनेशंस, 5 स्टेट्स के यानी कि 5 जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनके साथ उनमें बनाए जाएंगे। एंड यहाँ पर बसेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी जिससे क्या हो जाएगा, टूरिज्म बढ़ेगा। अ स्कीम टू बी लॉन्च्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट्स, कहाँ पर 5 बुद्धिस्ट सर्किट्स के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। देखो इन 7 सिस्टर में से नागालैंड गायब है, तो नागालैंड में पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बाकी सभी जो अपने 7 सिस्टर्स हैं उनके अंदर बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलपमेंट के लिए स्कीम लॉन्च की जाएगी। अब जो 16th फाइनेंस कमीशन था उसने स्टेट्स के लिए फंड को बढ़ाने की बात की गई थी, तो गवर्नमेंट ने एलोकेट कर दिया है 1.4 लाख करोड़ टू द स्टेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 to 27 एज अ फाइनेंस ग्रांट एज रिकमेंडेड बाय द 16th फाइनेंस कमीशन। अब जो अपना पार्ट नंबर B है वो डायरेक्ट टैक्सेस के साथ में डील करता है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, अब इनकी एक शॉर्ट वीडियो यानी कि शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी पोस्ट सेक्शन में।
जिनमें आपको डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, आप उनसे डायरेक्टली याद कर सकते हो। देखो ये PDF है, तो PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन PDF से पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कर सकते हो क्या हो, मेरे पोस्ट सेक्शन में जाना और वहाँ पर आपको 4 से 5 पेजेस में ही ये सारा का सारा, ये सारी चीज़ें 4 से 5 पेजेस में आपको आराम से मिल जाएगी और आप इनको पढ़ सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, CDS में तो बन ही जाते हैं बार बार, ठीक है, कि कहाँ पर ज़्यादा पैसा लगेगा, कहाँ पे नहीं लगा था, इसको हम छोटी सी वीडियो में कवर कर लेंगे। हालांकि आप ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पे एक फ़ोटो डाला गया था, उसमें बताया गया था कि गवर्नमेंट की कितनी इनकम हुई है और उन्होंने कहाँ कहाँ पर खर्च किया है, ठीक है। ये 2026 का है कि अभी वो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर कितना खर्चा करने वाली है। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें।